अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जल्दी से उसको एक नज़र देख लेते हैं, सुन लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सर प्रॉमिस होता क्या है। मैंने आपको बताया था प्रॉमिस के अंदर दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है आपका ऑफर और दूसरा कहलाता है आपका एक्सेप्टेंस। अच्छा, यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट विद मी, यस, ताकि हमें वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी और हमें वो चीज़ें फिर अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि सर प्रॉमिस के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, दो, वन इज अदर वन इज एक्सेप्टेंस। फिर हमने कोई बात नहीं की, फिर हमने डायरेक्टली बात किसके ऊपर की, सिर्फ और सिर्फ ऑफर के ऊपर, और हमने ऑफर की डेफिनेशन याद की थी। ऑफर की डेफिनेशन क्या थी, when one person signifies to another his willingness to do or abstains from doing anything with a view to obtaining the assent of such act और एब्स्टिनेंस। ऐसा ही था सर। इसका मतलब क्या था कि हमेशा ऑफर के अंदर कितनी पार्टीज होंगी, हमारे पास दो किस्म की पार्टीज होंगी, और ऑफर किसी काम के करने के लिए भी हो सकती है, किसी काम से रोकने के लिए भी हो सकती है। ऐसा ही है सर, मैं आपको ऑफर करता क्यों हूं, ताकि मैं क्या हासिल कर सकूं, आपकी रजामंदी हासिल करना चाहता हूं, किसी काम के करने की रजामंदी या किसी काम से रुकने की रजामंदी, यस और नो। फिर हमने बात की थी कि सर ऑफर की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो हमें यह पता लगा कि एक ऑफर की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है सर, वो ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ऑफर। दूसरी ऑफर होती है हमारी इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर का मतलब वो ऑफर जो कि ना वर्ड्स में हो ना राइटिंग में हो, लेकिन वो कैसे पता लग रही हो, वो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से पता लग रही हो या एक्शन ऑफ द पार्टी से हमें पता लग रही हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं, ऐसी ऑफर को हम इंप्लाइड ऑफर कहते हैं। फिर हमारे पास एक ऑफर है जिसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर का मतलब क्या होता है, जर्नल ऑफर का मतलब सर वो ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज हो, सबके लिए हो, ऐसी ऑफर क्या कहलाएगी, जर्नल ऑफर। फिर एक ऑफर है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या है, वो ऑफर जो कि स्पेसिफिक पार्टी के लिए, स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हो, ऐसी ऑफर्स को हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। फिर उसके बाद काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या बताया था मैंने सर, ऑफर के ऊपर ऑफर लगाने को हम क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर। सबसे ज्यादा डिस्कशन हमने काउंटर ऑफर पे ही की थी, याद आ गया, यस और नो। फिर इसके अलावा और कोई डिस्कस किया है, नहीं, डन हो गया। अच्छा, आपके सामने आपके नोट्स रखे हुए हैं, उसको आपने रीड नहीं करना, उसको आप रख दें तरीके से, हाँ रख दें। जब मैं आपसे कहूंगा तब हम खुद इसे रीड करेंगे, अभी हमें कुछ भी नहीं करना। क्रॉस ऑफर मींस एक ऐसी ऑफर जो कि आपस में एक ऑफर दूसरी ऑफर से क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं, ऐसी ऑफर को हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। ठीक है। अब सर ये वो ऑफर होती है जो कि पार्टीज को नहीं पता होती कि हमारे लिए ये ऑफर की भी गई है, पार्टीज अननोन होती हैं उस ऑफर के बारे में, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं, ऐसी ऑफर को हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। फर्ज करें कि मिस्टर ए मिस्टर बी को एक लेटर लिखता है कि मेरे पास कार है और वो कार मैं आपको बेचना चाहता हूं 25 लाख रुपए में। ये ऑफर किसने की, ए ने की बी को। बी को अब तक वो लेटर मिला ही नहीं है, यानी अब तक इसे वो चीज कम्युनिकेट हुई ही नहीं। मिस्टर बी ने भी एक कोइंसिडेंस समझ लें कि एक लेटर लिख दिया इस बंदे को, ये एक मैसेज कर दिया। मैसेज क्या किया कि आपकी कार मैं क्या करना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं, कितने की, 25 लाख रुपए की। बोथ द पार्टीज आर अननोन टू ईच अदर्स ऑफर्स। ऐसा ही है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता। तो सर ऐसी ऑफर क्या कहलाती है, ऐसी ऑफर कहलाती है क्रॉस ऑफर। कौन सी ऑफर कहलाती है, क्रॉस ऑफर, जहां दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऑफर के बारे में ना पता हो। ये एक्चुअली एक किस्म का कोइंसिडेंस कहलाता है। ठीक सर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पार्टी ने भी, यानी मिस्टर ए ने भी ऑफर की है,
और मिस्टर बी ने भी ऑफर किया है। क्या सर दोनों में से किसी एक पार्टी ने भी अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दी है? हाँ या ना? इसका मतलब कि सर यहां पर क्रॉस ऑफर में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होता है? एक्सेलेंट। चलो, तो क्रॉस ऑफर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होता है सर? ऑफर की जाती है, किसी भी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं आई होती। फर्ज कर लें कि सर अब यहां पे एक्सेप्टेंस ए दे सकता है या बी? दोनों में से कोई भी, या तो एक्सेप्टेंस ए दे दे या एक्सेप्टेंस बी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर पहले रिजेक्शन दे दे कोई भी बंदा, फर्ज करें कि मिस्टर ए ने भी ऑफर की थी, मिस्टर बी ने भी ऑफर की, अब मिस्टर ए जो है वो इसी ऑफर को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे, यानी अपनी रिजेक्शन दे दे, तो सर ये ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी कि सर अगर पहले रिजेक्शन हुई तो रिजेक्शन मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस पहले हुई तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, यानी जो चीज दोनों में से पहले होगी वो चीज हम काउंट कर लेंगे। क्योंकि सर यहां पे दोनों पार्टीज की तरफ से हुआ क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑफर हुई है, एक्सेप्टेंस किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हुई। एग्जांपल समझ लिया। आप लोगों ने इंडियन मूवीज देखी है? इंडियन मूवीज के अंदर आपने देखा होगा हीरो हीरोइन दोनों कहते हैं यार हमें तुमसे कुछ बात करनी है? दोनों आते हैं, यहां से भाग क्या है, यहां से भाग क्या है, बोले यार हमें कुछ बात करनी है। अब बात क्या करनी होती है? ये बोलते हैं यार एक काम करो पहले तुम बताओ। बोला नहीं नहीं, एक काम करते हैं, काउंटिंग करते हैं, फिर दोनों एक साथ बता देंगे। ये होता है, ऐसा नहीं है। मूवीज नहीं देखी तुमने? देखी है ना यार? 90s में नहीं, अभी भी ऐसे ही होता है। क्या हो गया? मैंने भी पहले की देखी हुई है, पहले की। ठीक है, तो अब ना ये हीरो हीरोइन दोनों आए, दोनों ने काउंटिंग की और दोनों ने एक साथ बोल दिया आई लव यू। ठीक है, अब जब दोनों ने ये बात बोली तो सर इसकी तरफ से भी ऑफर, इसकी तरफ से भी ऑफर। हेलो जवान, तफरी में लगा रहेगा ना तो पढ़ नहीं सकता, वो सिर्फ मैं कराऊंगा। ठीक है, तुम्हें किसी की बात पे हंसने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अब फर्ज ये कर लें कि सर दोनों पार्टीज ने क्या किया? ऑफर किया। क्या किसी भी पार्टी ने अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दी है? नहीं। तो इसका मतलब अगर आपको लगता है कि आपसे जल्दबाजी हो गई तो क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। अगर उसको लगता है कि नहीं यार बहुत ही सही टाइम पे इस बंदे ने बोल दिया है, एक्सेप्ट कर ले, तो जो चीज पहले होगी सर वो प्रॉमिस बनेगा। अगर एक्सेप्टेंस पहले हो गई तो प्रॉमिस बन जाएगा, अगर रिजेक्शन पहले हुई तो ऑफर खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर एक्सेप्टेंस पहले हो गई ऑफर के फौरन बाद, अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो प्रॉमिस, और अगर एक्सेप्टेंस ना हुई यानी रिजेक्शन हो गया तो ऑफर ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो सर ऐसी ऑफर्स होती कौन सी हैं? ये एक्चुअली एक किस्म का कोइंसिडेंस होता है। इस तरह की ऑफर्स को हम कहते हैं क्रॉस ऑफर, जहां दोनों पार्टीज अननोन होती हैं एक दूसरे की ऑफर के बारे में। ठीक है, लिख लें अपने पास। हेलो, प्लीज डोंट टॉक, बात नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, क्लास पे टाइम पे आएंगे। मुझे देखने के बावजूद भी कुछ लोग वहीं पे बैठे हुए होते हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उठ के आ जाएं, पहले से माहौल सजा हुआ हो ताकि कंसर्ट सजाने में ज़्यादा आसानी होती है। अब ये मेरे आने के बाद आ रही है, आवाम आ रही है, तो पहले से आ जाए। नहीं, ऑफर अगर एक बार एक्सेप्ट कर ली गई तो फिर वो रिजेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, आपने अभी तक सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गई अब वो रिजेक्ट नहीं हो सकती। सर अगर फिर भी कोई रिजेक्ट कर दे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, क्या सारी चीजें आगे जाते जाएंगे इंशाल्लाह पता लगती जाएंगी।
अगर लिख लिया है तो अब ये अगली ऑफर की टाइप देख लें। इसके बाद है हमारे पास एक चीज जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या है? सर ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की हो, जो कि एक वक्त के लिए हो, जिसमें हमने कोई टाइम लिमिट मेंशन ना की हो, तो ऐसी ऑफर हमारी क्या कहलाती है? ऐसी ऑफर हमारी स्टैंडिंग ऑफर कहलाती है। ऑन गोइंग नेचर की जो ऑफर्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। जैसे कि फर्ज करें कि मैंने आपसे कहा कि यार मुझे 50,000 टन्स मुझे गंदुम चाहिए, ठीक है। अब जब 50,000 टन्स मुझे गंदुम चाहिए, मैंने आपको ऑर्डर दिया, आपने कहा यार मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 5,000 टन्स। मैंने कहा एक काम करो, जब जब आपके पास अवेलेबल होते जाएं आप मुझे क्या करते जाना? प्रोवाइड करते जाना। इसका मतलब कि सर ये ऑफर क्या है? ये ऑन गोइंग नेचर की ऑफर है, और ये आप जब जब भेजेंगे मैं उसे क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। क्यों एक्सेप्ट करूंगा? क्योंकि सर ये ऑफर मैंने ही आपको की हुई है। तो ऐसी ऑफर क्या कहलाती है? स्टैंडिंग ऑफर, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई होती। सर क्या स्टैंडिंग ऑफर को कभी खत्म किया जा सकता है? स्टैंडिंग ऑफर को खत्म किया जा सकता है। फर्ज करो मैंने आपको कितना ऑर्डर दिया था? 50,000 टन्स का ऑर्डर दिया था। आपने अब तक मुझे डिलीवर किए हैं, आपने मुझे डिलीवर्ड किया है, फर्ज कर लो कोई 40,000 टन्स। सर क्या इसके बाद मैं अपनी ऑफर को खत्म कर सकता हूं? खत्म कर सकता हूं। ऑफर कभी भी किसी भी वक्त आप क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग ऑफर भी क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। यानी स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या है कि वो ऑफर जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें मेंशन ना हो, और जो एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो, जिससे मैं कभी भी क्या कर सकता हूं? रिजेक्ट कर सकता हूं, जिसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? ऐसी ऑफर को हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। लिख लें अपने पास। सबसे पहले ऑफर हैज सेम मीनिंग एज प्रपोजल। क्या हमें यह बात पता है कि ऑफर और प्रपोजल का मतलब सेम होता है? प्रपोजल हम किस में कहते हैं? पाकिस्तानी लॉ में, और ऑफर हम किस में कहते हैं? इंग्लिश लॉ में, ठीक है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सर अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें किसके बारे में पता लगेगा? प्रॉमिस के बारे में। फिर किसके बारे में पता लगेगा? एग्रीमेंट के बारे में। और फिर किसके बारे में हमें पता लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। 3 स्टेप्स थे, फिर जाके हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लगेगा। पहले किसके बारे में पता लगेगा? प्रॉमिस। फिर किसके बारे में पता लगेगा? एग्रीमेंट। और फिर हमें जाके किसके बारे में पता लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये 3 स्टेप्स से जाकर हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है क्या। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड एज अंडर। रीड कर ले। When one person signifies means communicate। जब एक बंदा कम्युनिकेट करेगा किसको? अपने आप को, दूसरे बंदे को। इसका मतलब हमेशा ऑफर के लिए कितनी पार्टीज होनी चाहिए? कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। क्या कम्युनिकेट करेगा? अपनी विलिंगनेस, अपनी ख्वाहिश कम्युनिकेट करेगा। किस चीज की? किसी काम के करने की, यानी कोई परफॉर्मेंस देने की, या किसी परफॉर्मेंस से रुकने की, किसी काम से रुकने की। यस और नो? सर मैं आपको ऑफर कर क्यों रहा हूं? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? आपकी रजामंदी, आपकी कंसेंट, आपके एसेंट। यस, किस चीज के लिए? किसी काम के करने या किसी काम के रुकने के लिए। ऐसा ही है, समझ आ गया? इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑफर। सर एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? वो ऑफर जो के वर्ड्स में हो या राइटिंग में हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। ऐसा ही है, रीड करते हैं। एक्सप्रेस ऑफर मींस ऑफर्स मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। फॉर एग्जांपल, आई ऑफर यू टू परचेज माय कार फॉर ₹1 मिलियन। यस और नो? ऑफर है या नहीं है? ऑफर है, ठीक है। और ये कौन सी ऑफर है?
सर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये वर्बल ऑफर है, स्पोकन ऑफर है। फिर एम्प्लॉयड ऑफर मींस ऑफर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मैंने बताया था कि सर अपीयरेंस से भी पता लगता है कि आप ऑफर कर रहे हैं, सिचुएशन से भी पता लगता है कि आप ऑफर कर रहे हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट कंपनी runs a bus on a particular route for a certain fare। समझ आ रही है एग्जाम्पल? यस और नो? सर जो बसेस जो गुजरती हैं हमें ये पता है कि ये बसेस किसके लिए गुजर रही हैं, ये ऑटो किसके लिए गुजर रहा है। हम उसी बस को या उस ऑटो को क्यों रोक रहे होते हैं? क्योंकि सर वो अपने एक्शन से क्या शो कर रहे होते हैं, हमें ऑफर कर रहे होते हैं अपने एक्शन से। गॉट माय पॉइंट? इसके बाद स्पेसिफिक और जर्नल ऑफर। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, एब्सोल्यूट बंदा, सर्टेन पर्सन, कोई यकीनी पर्सन को की जाए। सर क्या जरूरी है किसी इंडिविजुअल बंदे को ही ऑफर की जाएगी? नहीं, किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को भी की जाती है, किसी क्लास को भी की जा सकती है, किसी रिलीजन को भी की जा सकती है, किसी कम्युनिटी को भी की जा सकती है। ऐसा ही है। Is called specific offer when it is made to the world at large। क्या मतलब? जो बहुत सारे लोगों के लिए हो तो ऐसी ऑफर हमारी कौन सी कहलाएगी? जर्नल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द डेफिनेट पर्सन ओनली, whereas जर्नल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन और पर्संस विद नोटिस ऑफ द ऑफर में कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट द ऑफर। यानी जिसको कम्युनिकेट होगी वो ही बंदा आगे आके क्या करेगा? उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। Then we have cross offer. If two parties ignorant of each other's offer, मार्कर, हाइलाइटर, पेंसिल, कोई चीज है आपके पास? है तो जब हम नोट्स रीडिंग करेंगे आपने हाईलाइट करना है उसका। ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर दोनों पार्टीज क्या होंगी? इग्नोरेंट होंगी एक दूसरे के ऑफर से। मेड सिमिलर ऑफर टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। तो ऐसी ऑफर्स हमारी क्या कहलाएंगी? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर आर नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती क्या? क्रॉस ऑफर्स क्या कहलाती हैं? क्रॉस ऑफर क्या कहलाती है? डर क्यों रहे हैं? बोलना है आपने। क्रॉस ऑफर क्या कहलाती है? ऑफर कहलाती है। इसमें एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है। रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस का एलिमेंट शामिल आप करेंगे अगर आप करना चाहें तो। पार्टीज अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर लें, रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट कर लें। डन। इसके बाद स्टैंडिंग ऑफर। इफ एन ऑफर इज एन ऑनगोइंग नेचर, इट इज सेड टू बी ए स्टैंडिंग ऑफर। अ कॉन्ट्रैक्ट इज entered only when the person signifies his acceptance on the basis of tender. Sajid required a large quantity of certain goods during a year. साजिद भैया क्या चाहते हैं? एक लार्ज क्वांटिटी चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स की पूरे साल में। एंड ऑफर्ड दिस बाय एन एडवर्टाइजमेंट। और उसने क्या किया? ये बात एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताई। अदील सप्लाइड दोज गुड्स एट ए स्पेसिफिक रेट। एवरी सप्लाई ऑफ अदील is an acceptance of the standing offer of साजिद। बस समझ आ रही है? यस और नो? ये जो हमने एग्जांपल जो यहां पे पढ़ी थी ना, इसने ये नाम चेंज करके यहां पे लिखी हुई है। डन। देन वी हैव काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के बारे में पता है? यस सर। क्या काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करता है या नहीं करता? करता है। सर क्या काउंटर ऑफर ये होता है कि जब भी कभी अगर मैं आपसे ये कहूं मैंने आपको ऑफर की, आपने मना कर दिया, आपने बोला नहीं हमें कबूल नहीं है, काउंटर ऑफर कहलाएगा? नो। ये क्या कहलाएगा? रिजेक्शन ऑफर है। एक्सीलेंट। वो क्या कहलाएगा? रिजेक्शन ऑफ ऑफर। अगर मैंने आपको ऑफर की, आपने एक्सेप्ट कर ली, ये क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस। अगर मैंने आपको ऑफर की और आपने ऑफर को चेंज किया और चेंज करने के बाद आपने मुझे जो चेंजेस जो लगाए, ये क्या होगी? ये कहलाएगी हमारी काउंटर ऑफर। नहीं समझे? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये मार्कर बेचना चाहता हूं 100 रुपए में। आपने मुझसे कहा कि सर 99 रुपए में दे दोगे। इसका मतलब ये क्या है? काउंटर ऑफर। मैंने आपसे कहा मैं आपको ये 100 रुपए में ये मार्कर बेचूंगा, आपने कहा साथ में इंक भी दे दोगे। काउंटर ऑफर। यस और नो? बातें समझ आ रही हैं? ओके, रीड कर लें इसको।
इंपॉर्टेंट बात, पिछली क्लास में एक बंदे ने सवाल पूछा था, एन ऑफर मेड इन रिस्पॉन्स टू अ प्रीवियस ऑफर। ये जवाब किस चीज के अगेंस्ट में दे रहे होते हैं? हम जो काउंटर ऑफर कर रहे होते हैं वो किसके अगेंस्ट में होती है? हमारी प्रीवियस ऑफर के अगेंस्ट में होती है। अंडरलाइन करें प्रीवियस ऑफर को। बाय द अदर पार्टी ड्यूरिंग नेगोशिएशंस फॉर अ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग अ काउंटर ऑफर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट्स द प्रायर ऑफर। मतलब पहली वाली ऑफर को वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। सर अब अगर मैं उस प्रायर ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहूं तो क्या एक्सेप्ट कर सकता हूं? रिपीट करता हूं अपनी बात। मैंने आपसे कहा मैं ये मार्कर आपको 100 रुपए में बेचना चाहता हूं, ठीक है? हेलो जुल्फे वाले, यहां देख, मैं आपको मार्कर कितने में बेचना चाहता हूं? 100 रुपए में। आपने मुझसे कहा कि सर 100 रुपए में साथ में आप इंक भी दे देंगे, इसकी इंक की बोतल। आपने क्या किया? काउंटर ऑफर। आपने क्या किया? काउंटर ऑफर। अब आपको लगता है कि नहीं यार वो 100 रुपए में ये मार्कर बहुत ही मुनासिब दे रहा है, बाकी सारे लोग तो 200 रुपए का दे रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं यार एक काम करो, हमें वो ऑफर आपकी एक्सेप्ट है, कबूल है हमें, आप हमें से मार्कर भेज दो, हमें इंक नहीं चाहिए। तो क्या सर अब आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं एक्सेप्ट कर सकते। एक बार रिजेक्ट की हुई ऑफर आप फिर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब रिजेक्शन किसके हाथ में है? आपकी तरफ से तो काउंटर ऑफर आ गई, अब रिजेक्शन किसके हाथ में है? सामने वाली पार्टी के हाथ में। किसके हाथ में? सामने वाली पार्टी के हाथ में। ऐसा ही है सर, यहां पर एक चीज होती है कि ऑफरर क्या बन जाता है और ऑफरी क्या बन जाता है? ऑफरर। ऐसा ही होता है। एक्सीलेंट, बातें समझ आ गई हैं? जल्दी से देख लें अगर कोई चीज इसमें पूछनी है तो अगर वो जो बंदा है उसको आपने बोला है कि हमने इतने में खरीदना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई कि आप इतने में नहीं, जो मैंने प्राइस बोले आप उसी में खरीदो, तो फिर तो ऑफर फिर से वैलिड होगी ना। अगर आपका 100 रुपए का मार्कर है, आपने मुझे बोला आप 99 का ले लो, तो नहीं, मैंने 99 का मैं क्यों बोलूं? 100 का मार्कर है तो 100 में। आप कौन से रिश्तेदार हैं हमारे? मैंने कहा मैं 99 का दूंगा, तो आपने कहा नहीं मैं 99 खरीदूंगा। बोलो खरीदूंगा। आपने बोला कि नहीं 99 का नहीं, तुम 100 का ही खरीदो। हाँ, तो फिर तो ऑफर वैलिड हो गई। तो इसका मतलब कि आपने ऑफर लगाई, फिर से मैंने एक और ऑफर कर दिया आपको, ठीक है? अब आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? हुआ ऐसा कि मैंने इनसे कहा कि मैं आपको 100 रुपए का ये मार्कर बेचना चाहता हूं। इन्होंने कहा मैं 99 रुपए में ले लूंगा। तो समझना अब बात। तो इन्होंने कहा मैं 99 रुपए में ये मार्कर आपसे खरीदूंगा, ठीक है? मैंने कहा नहीं, मैं 99 रुपए में नहीं बेचूंगा, रिजेक्शन हो गई। फिर इन्होंने कहा अच्छा 100 रुपए में बेच दें, तो मैं 100 रुपए में दे रहा हूं। इसका मतलब अब ऑफर आपकी तरफ से आ रही है, मेरी तरफ वाली ऑफर खत्म। ठीक हो गया? और ये सीट आपकी कमर के लिए नहीं है, ऐसे बैठ। सही है? थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा बात समझें। अब आप अपने नोट्स रख दें, ठीक? कॉन्सेप्ट समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज है, नॉलेज के बाद रीडिंग है, रीडिंग के बाद एप्लीकेशन है कि अप्लाई कैसे करना है इस नॉलेज को। कुछ स्टेप्स हैं बिजनेस लॉ को पास करने के। पहला स्टेप है आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी नॉलेज। दूसरा स्टेप है कि आप रीड करेंगे। तीसरा स्टेप है आप अप्लाई करेंगे अपने रजिस्टर पे। ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, काम कैसे करना है। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट तो पता हो, हमने अंग्रेजी कुछ रीड की हुई हो, हमें पता हो किस तरह से लिखा हुआ होता है, फिर हम उसको अप्लाई कर सकेंगे। डन? चलें, अपने पास लिखे हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। essentials of valid offer. Essentials means जरूरी, कि सर एक ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। कौन सी ऑफर के लिए? वैलिड ऑफर के लिए। अब सर इस वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड मींस विच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। जो लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो ना कोई भी चीज, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वैलिड। वैलिड मींस विच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। जो लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट्स को क्या करता हो? फुलफिल करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड।
तो वो ऑफर जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हो, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। कौन सी ऑफर जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, उसके अंदर जितनी चीजें आएंगी, जितना एसेंशियल्स हैं, वो तमाम मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, आपको बताता जा रहा हूं। डन। नंबर 1, नंबर 1 है हमारे पास इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ओ, मैं भूल गया था आप लोगों को व्हाट्सएप करना, मैं आप कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अब जरा समझे बात। देखिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इंटेंशन का मतलब होता है आपका इरादा करना, आपका नीयत करना। आपकी नीयत क्या होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं? क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं क्या? एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। क्या क्रिएट करना चाहते हैं? लीगल रिलेशनशिप। सर, लीगल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जहां पर दोनों पार्टीज, यानी दो पार्टीज, एक बंदा ऑफरर और दूसरा बंदा ऑफरी, ऑफरर और ऑफरी दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं इसे हम? लीगल रिलेशनशिप। जहां दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन हो, जहां दोनों पार्टीज की सर किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई जिम्मेदारी या कोई ना कोई ड्यूटी, कोई ना कोई लाइबिलिटी मौजूद हो। नहीं समझे? फर्ज करें यहां पर हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक ए, एक बी। ए के पास ऑयल रखा हुआ है, ठीक है। ए कहता है कि मेरे पास ऑयल है, फर्ज कर लें 2500 लीटर्स। कितना लीटर्स है? 2500 लीटर। ए कहता है कि वो मैं आपको बेचूंगा। बी कहता है ठीक है, वो मैं आपसे खरीदूंगा और इसके बदले में मैं आपको इतने इतने पैसे दे दूंगा। अब अगर देखा जाए तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑयल डिलीवर करना, ऑयल पहुंचाना, और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पैसे देना। इसका मतलब सर लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ना कोई ऑब्लिगेशन या कोई ना कोई ड्यूटी होनी चाहिए। तो सर यहां पे ए की ड्यूटी क्या है? ऑयल पहुंचाना। बी की ड्यूटी क्या है? पैसे पहुंचाना। आप अगर मार्केट में जाते हैं और कोई ड्रेस परचेज करते हैं तो आपकी ड्यूटी क्या है? पैसे देना। सामने वाले की ड्यूटी क्या है? ड्रेस देना। ऐसा ही है। इसका मतलब सर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहे हैं या नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो लॉ क्या कहता है कि सर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। जब भी कभी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, इसका मतलब कि आप इस चीज को कोर्ट में क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स कर सकते हैं। इन्फोर्सिएबल होगा। इन्फोर्स मींस आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, आप केस कर सकते हैं कि सर एक पार्टी ने तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, लेकिन दूसरी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की। तो आप इस चीज को कहां पे लेके जा सकते हैं? कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं ऐसे केस को, जहां दोनों की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक वैलिड ऑफर कब कहलाएगी? एक वैलिड ऑफर कहलाएगी जहां पर क्या हो? लीगल रिलेशनशिप हो, दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन मौजूद हो। डन? लिखे अपने पास इतनी सी बात। मुझे ये बताइएगा कि क्या सर ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है? ए कह रहा है बी को कि मैं तुम्हारे घर में क्या कर दूंगा? पेंट।
बी क्या कह रहा है, उसके बदले में मैं तुम्हें लॉ पढ़ा दूंगा। क्या लीगल रिलेशनशिप है? हाँ या ना? है सर। दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ए की ड्यूटी क्या है, पेंट करना। बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको लॉ पढ़ा देना। इसका मतलब लॉ किस चीज को मानता है, कानून मानता है लीगल रिलेशनशिप को। और लीगल रिलेशनशिप के पीछे छुपा हुआ क्या है कि दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, लीगल रिलेशनशिप का कोई फॉर्मेट नहीं बताया? यही बताया है कि जहां दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जहां दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हो, इसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। ठीक है सर। एक होता है लीगल रिलेशनशिप, लिख लिए। एक होता है सोशल रिलेशनशिप। एक होता है लीगल रिलेशनशिप या एक होता है जिसे हम कहते हैं लीगल एग्रीमेंट। इसको हम लीगल एग्रीमेंट भी कहते हैं और लीगल रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो लीगल रिलेशनशिप कब कहलाएगा, कानूनी तौर पे वो रिश्ता कब कहलाएगा जहां पे दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन मौजूद होगी। लेकिन सर एक होता है जिसे हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप या फिर सोशल एग्रीमेंट। अब सोशल रिलेशन या सोशल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर एक पार्टी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दूसरी पार्टी की कोई ड्यूटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। सर ये कैसे हो सकता है? फर्ज करें, अब आप ये भी सोचिएगा कि सर जहां पे एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अगर कोई एक पार्टी भी अपना काम पूरा ना करे तो क्या आप कोर्ट में उस चीज को इन्फोर्स कर सकते हैं? नो। इसका मतलब कि सोशल एग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता। बोलो मेरे साथ, सोशल एग्रीमेंट्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल, लेकिन लीगल एग्रीमेंट्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं। तो सोशल एग्रीमेंट का मतलब समझो। फर्ज करें एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मैं आपको हर एनिवर्सरी पे डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। ठीक है, हस्बैंड जो है वो पहले साल डायमंड रिंग गिफ्ट कर देता है, पहली एनिवर्सरी पे, दूसरी पे भी कर दिया, तीसरे पे नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अब तक हमें किसकी दिख रही है? हस्बैंड की। क्या वाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है? नहीं। सर अब हस्बैंड जो है वो अगर वाइफ को डायमंड रिंग थर्ड एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं करता तो क्या वाइफ उसको जाकर कोर्ट में इन्फोर्स कर सकती है? यस और नो? नो। समझ आती है बात? यस और नो? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि फर्ज करें कि एक मंगेतर है, वो कहती है कि भाई मैं आपको ऐसा खाना बना के खिलाऊं आप पागल हो जाएं। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं? हाँ हमें तो पागल होना है। अब आपने कर ली उससे शादी। ये सारे केसेस एग्जामिनर आपको देगा इस तरह के। हाँ मतलब होगा कुछ नहीं जब तक तेरा सीए नहीं होगा, लेकिन सुन तो सकता है ना। तो अगर ऐसा हुआ कि भाई मंगेतर कहती है कि भाई आपको खाना बना के खिलाऊंगी, आपने उससे शादी कर ली, फटाफट बोला भाई ये पागल तो हम होना चाहते हैं। अब उसने आपको स्टार्ट के कोई 8-10 दिन खाना बना के खिलाया, उसके बाद खाना बना ही नहीं रही, क्या आप उस पर कोई केस कर सकते हैं? हाँ या ना? क्यों? सर क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है और यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? एक पार्टी की है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सर एक शेफ रख लें, आपने क्या किया? आपने एक शेफ रख लिया और आपने शेफ से कहा कि भैया आप मुझे खाना बना के खिलाएंगे 3 वक्त। उसने कहा मैं आपसे 30,000 रुपए लूंगा इस काम के, और ऐसा खाना बना के खिलाऊंगा पागल हो जाएंगे। आपने बोला पागल वाली बात छोड़, पहले ही मैंने बहुत दुख से, पागल वाला छोड़ दे, बस तू खाना बना के खिला दे अच्छा सा। इसने बोला बना देंगे।
उस बंदे ने आपको खाना बना के खिलाया, अब आप उसे पेमेंट करने से मना कर रहे हैं, क्या आप केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? हेलो कम ऑन, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर यहां पे टू साइडेड ऑब्लिगेशन है। टू साइडेड ऑब्लिगेशन कैसे? कि वो आपको खाना बना के देगा और आप उसको उसके बदले में पैसे देंगे, 30,000 रुपए देंगे। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ये लीगल एग्रीमेंट बन जाएगा। लीगल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल। समझ रहे बात? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरी तरफ से आप सब लोगों को आज अफ्तार पे दावत है, सुन तो, अगर और 2 बार बोल, अभी ले जाऊंगा। अच्छा जलाना दूं तुझे कि ले जाऊं तो? अच्छा नहीं, तो अब हुआ ये कि मैंने अगर आपसे कहा कि यार मेरी तरफ से अफ्तार पर आपको दावत है, ठीक, आप सब लोग जो है वो यहां से जाते ही तैयार होने चले गए, शॉपिंग करने चले गए, तैयार हो गए, शॉपिंग करके बाल वाल स्ट्रेट किए, मेकअप फुल आपने किया, आप सब पहुंच गए, सबके सब पहुंच गए भाई। अब वहां जगह बता दी ना मैंने छप्पड़ में, ठीक है ना, मैंने बता दी आपको जगह, आप वहां सबके सब पहुंच गए। अब जैसे ही आप वहां पर पहुंचे, आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब आपने इफ्तार कर ली, आपने बोला चलो अब आ गए तो कर ही लेते हैं, अब क्या करें, बंदा तो है नहीं। अब अगर अब ना सोचने की बात क्या है, सोचने की बात यह है कि सर क्या ये सोशल रिलेशन है या लीगल रिलेशन है? सोशल। क्यों? क्योंकि सर वन साइडेड ऑब्लिगेशन है, और वो वन साइडेड ऑब्लिगेशन मेरी तरफ से, आपकी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब आप मुझ पे केस नहीं कर सकते। तो सोशल एग्रीमेंट की या सोशल रिलेशनशिप की कोई लीगल हैसियत नहीं होती। लीगल रिलेशन या लीगल एग्रीमेंट की सोशल लीगल एग्रीमेंट, लीगल रिलेशन या लीगल एग्रीमेंट की लीगल हैसियत होती है। गॉट माय पॉइंट? तो इसी वजह से एक वैलिड ऑफर के लिए क्या चीज होनी चाहिए? लीगल एग्रीमेंट या सोशल एग्रीमेंट? लीगल एग्रीमेंट या सोशल एग्रीमेंट? लीगल एग्रीमेंट। डन हो गया? लिखें अपने पास, एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। एग्जामिनर आपसे ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स देके पूरा केस बना के आप लोगों को दिखाया था ना पहले दिन कि किस किस तरह की आपसे अंग्रेजी में लिख लिख के पूछता है आपसे। सर ये जो आपने पहले एग्जांपल दिया था शेफ वाला, दी थी दिया नहीं था यार जी। अच्छा ना भाई, अच्छा बोल भाई, बोल बोल बोल। अब जैसे एक तो वो तो वर्बल एग्रीमेंट हुई है ना सिर्फ कि आप खाना, मैं खाना बनाऊंगा, आप पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे। हाँ ठीक है। अब वो वर्बल एग्रीमेंट है, तो अगर आप कह रहे हैं वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल होती है, तो वो कैसे होगी इन्फोर्सेबल? वो तो सिर्फ हम मुंह बोली एक बात है। ब्रदर यू आस्क वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, भाई ने एक सवाल पूछा कि सर अगर कोई चीज़ वर्बल हुई है, कोई वर्बल बात हुई है, तो उसको हम कोर्ट में जाके कैसे इन्फोर्स करेंगे? कोर्ट में इन्फोर्स आपको नहीं करना होता, आपने सिर्फ वकील को बताना होता है। वकील ने वो सारी चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं, ठीक है? कानून आपसे कहता है कि ज्यादा बेहतर होगा कि आप चीजें क्या करें? रिटन में करें, ताकि आपके पास और आपके वकील के पास एक एविडेंस हो, एक सबूत हो। लेकिन अगर आपने वो सबूत क्रिएट नहीं किया, तो फिर वो सबूत कौन क्रिएट करेगा आपके बिहाफ पे, या कौन उस चीज को बताएगा? वो आपका लॉयर बताएगा, वो प्रूफ करेगा उस बात को, ठीक है? जैसे कि हर चीज का प्रूव हो ये जरूरी नहीं है, कुछ चीजों के प्रूफ नहीं होते, आपको उस चीज को कोर्ट में ले जाके प्रूफ करना पड़ता है। फर्ज करें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे। अब डिवोर्स उसने बोल के दिया है, ठीक है? अब वाइफ ने कॉल किया अपने भाइयों को, बोला अभी रुक जाओ, अगली 20 मिनट आ रहे हैं शहजादे आपकी डोली उठाने। अब उसके भाई आ गए सारे,
तो हस्बैंड क्या बोल रहा है, भाई आए पानी वानी दो। बोला पानी, बोला देख रहे हो कैसी बदतमीजी कर रही है यार, फिर भी हमने कभी कुछ नहीं बोला इसको, आपकी बहन है, हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे इसको। अब वो बोल रही है भैया इसने डिवोर्स दे दिए और ये, बोले झूठ बोल रहे हैं। बंदा क्या बोलेगा, ये झूठ बोल रही है यार। वो प्रूफ कैसे करेगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही? हर बात का प्रूफ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए कानून आपसे कहता है कि कुछ चीजें आप क्या कर दें, लिख कर होनी चाहिए, लेकिन हर चीज, हर कॉन्ट्रैक्ट आप लिख कर करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि सर आप अगर पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, तो ये भी एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में जाके आपको शॉपिंग कर रहे हैं ना, ये भी एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप केएनएस में आके आपने केएनएस से कैफ 4 अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये भी एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कानून कहता है कि राइटिंग में होना एक्चुअली आपके पास एक वैलिड एविडेंस होता है। ठीक हो गया ब्रदर? डन? क्या बात कर दी, मैरिज लीगल रिलेशनशिप है भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइन होता है, दोनों पार्टी सिग्नेचर करती हैं, फंस जाता है बंदा, बोलना है लीगल रिलेशनशिप नहीं है। कोर्ट में चैलेंज करेगी कि उसको तलाक नहीं हुई या वो है। तलाक वो चैलेंज करेगी ना भाई, कैसे अब ये वकील प्रूफ करेगा ना भैया कि तलाक हुई है या नहीं, कैसे भैया पड़ोसियों को बुलाएंगे, आपको कोई रोने धोने की आवाजें आ रही थी, कोई इस तरह की कोई आवाजें आई, वो बोलेंगे हाँ आवाजें आई, फिर भैया हस्बैंड कितने बजे घर पे आया था, जब आया किस हालत में था, फ्रेश था, जब बाहर गया तब किस हालत में था, टेंशन में। देयर आर सो मेनी रीजंस। लॉयर जो होते हैं ना, या तो उनके पास सबूत होते हैं या वो सबूत क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने में वो ज्यादा माहिर होते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, छोड़ दो चॉइस पे, ठीक है, ओके जी। सर तो ये अगर वो खाना बनाने वाली जो बात है, अगर इस पे हम लिखा नाम पे लिखवा लें, क्या ये खाना बनाएगी जी, चैरिटी इज ऑल्सो सोशल एग्रीमेंट। हाँ अगर हम लिखा नाम पे लिखवा लें कि भाई ये खाना बनाएगी, हाँ, वो तब ना बोले फिर तो भाई मतलब आपने अगर उस चीज पे साइन किया तो अब आपको खाना बना के देना पड़ेगा, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने फिर उसने ये भी लिखवाया होगा कि ये सारा सामान लाकर देगा, गैस आ रही होगी, लाइट होगी तो मैं खाना बनाऊंगी, तो एक अलग चीज हो जाएगी। ये सारे फारिग सवाल आ रहे हैं तेरे। ओके, ये बात समझ आ गई है? कुछ लोगों को जिनको नोट्स नहीं मिले, कौन था? और कौन है? मिल गए सबको? आ रहे, ओके जी। ओके, यहां तक लिख लिया बात। अब अपने पास लिखें कि सर मिनिमम ऑफ 2%। पहली बात आपने क्या लिखी होगी? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर क्या मैं ये कह सकता हूं इंटेंशन टू क्रिएट सोशल रिलेशनशिप? यस और नो? नो। हमेशा क्या होगा? इंटेंशन होगी, ताकि हम क्या क्रिएट कर सकेंगे? एक लीगल रिश्ता क्रिएट कर सकेंगे बिटवीन द पार्टीज। और वो कैसे पॉसिबल है? जब दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगी। सर मिनिमम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए एक वैलिड ऑफर के लिए। एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है कि मिनिमम कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। यानी सर क्या एक बंदा कभी भी अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे, ठीक है। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। एक बंदा कभी भी ऑफर के अंदर नहीं हो सकता है, ठीक है। लिख लीजिएगा प्लीज इस बात को।
तीसरी बात क्या है? दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सर हमें अपना मैसेज क्या करना होगा? कन्वे करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। अगर आपकी ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती दूसरी पार्टी को, तो वो वैलिड ऑफर नहीं हो सकती। वैलिड ऑफर कब होगी? जब वो उस स्पेसिफिक पार्टी को कम्युनिकेट हो जाए जिसके लिए वो ऑफर है। यस और नो? जर्नल ऑफर याद आ रही है? मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, कौन सी? सर्वेंट वाली। वो जो सर्वेंट वाली जो एग्जांपल थी सर, वो क्या कम्युनिकेट हो गई थी उस बंदे को? नहीं हुई थी, इसी वजह से वो वैलिड ऑफर नहीं थी। तो वैलिड ऑफर कब बनेगी? जब वो चीज कम्युनिकेट हो जाएगी। ऐसा ही है। एक शेर आपको सुनाते हैं। एक शेर था, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। गुल मतलब गुलाब, फूल। जाने ना जाने गुल ही ना जाने मतलब सिर्फ फूल को नहीं पता, बाकी पूरे बाग को पता है। तो क्या ये वैलिड कम्युनिकेशन हुई? नहीं हुई। वैलिड कम्युनिकेशन, उर्दू अदब से दूरी। अबे इसका मतलब यह है कि मतलब अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि मैंने अगर ऑफर आपको की है तो आपको नहीं पता, बाकी सबको पता है। तो क्या वो वैलिड ऑफर हुई? नहीं। वैलिड ऑफर कब होगी? जिसके लिए ऑफर की जाए उसको कम्युनिकेट भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेट होगी तो वो वैलिड ऑफर होगी, अदरवाइज वो वैलिड ऑफर नहीं रहेगी। लिख लें अपने पास कि वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है? दैट इज कम्युनिकेशन। क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर सर ऑफर मिस्टर ए ने बी को की है तो क्या मिस्टर सी उसे एक्सेप्ट कर सकता है? यस और नो? सर कम्युनिकेशन तो हुई है। नहीं समझे? ये देखो, मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को कि मेरे पास जो कार है वो कार मैं तुम्हें 2,50,000 रुपए में बेचने को तैयार हूं। कितने की बेचने को तैयार हूं? 2,50,000 रुपए की, 2.5 लाख की। सर इसकी मार्केट वर्थ जो है वो 25 लाख रुपए है। इसकी मार्केट वर्थ कितनी है? 25 लाख रुपए। 25,100,000 इसकी एमवी है, मार्केट वैल्यू। लेकिन सर ये बेचने को कितने को रेडी है? 2.5 लाख रुपए की। तो यहां पर बैठा है मिस्टर जेड। ऑफर हमने किसको की? और सुनी किसने? जेड ने भी सुनी है। जेड ने भी सुनी। जेड क्या कह रहा है कि ये ऑफर मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूं। क्या सर जेड एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर ये स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर के लिए कम्युनिकेशन किसको जरूरी है? उस पार्टी को जिसको ये ऑफर की गई है। गॉट माय पॉइंट? इसके अलावा अगर दूसरों को कम्युनिकेशन होती है तो उनके लिए ये कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। यानी इसको अगर कम्युनिकेट हो भी गई तब भी ये ऑफर इसके लिए नहीं है। डन? बात समझ आ गई है? फिर अपने पास लिखें कंडीशनल। कंडीशनल चौथी चीज। यस, नंबर 4। कंडीशनल। ठीक है, अब जरा समझिएगा सर कंडीशनल का मतलब क्या है। ऑफर करने वाले शख्स को हम क्या कहते हैं? ऑफरर। क्या कहते हैं? और जिसको ऑफर की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? ऑफरी। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ऑफरर है वो जितनी चाहे कंडीशंस लगा सकता है? से यस। ऑफरर अपनी ऑफर में जितनी चाहे कंडीशंस लगा दे, लेकिन सर ऑफरी ने अगर कंडीशन लगा दी
तो वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। इसका मतलब कि कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकता है? ऑफरर लगा सकता है, और ऑफरी को एज इट इज उन कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसके पास सर ये अगर ऑप्शन है कि अगर उसने भी कोई कंडीशन लगा दी तो वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। ऐसा ही है। तो सर ऑफर में हमेशा कंडीशंस या टर्म्स कौन डिक्टेट कर सकता है? ऑफरर। ऑफरी अगर टर्म्स या कंडीशंस डिक्टेट करेगा तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। फर्ज करें एक पेशेंट है, पेशेंट चला गया एक डॉक्टर के पास। पेशेंट किसके पास गया? डॉक्टर के पास। और पेशेंट जो है वो डॉक्टर से कहता है कि भैया मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर कहता है क्या हुआ है? बोला आप चेक कर लो। बोला भाई चेक तो कर लेंगे लेकिन हुआ क्या आपको ये तो पता लगे। बोला नहीं आप चेक करो, आप बताओ आज। अब ये बेचारा कंफ्यूज, बोला नहीं यार ये तफरी नहीं करो, खेलो नहीं हमारे साथ, आप बताओ। बोला भाई मुझे ना सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, सर में दर्द हो रहा था, पेशेंट को सर में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई आप एक काम करें, आप पेनाडोल पी लें। बोला अच्छा कितनी पीनी है? डॉक्टर ने बोला देखो बेटा 1 + 1 + 1 3 टाइम तुम पियोगे पेनाडोल। बोला सर कितने दिनों तक पीनी है? बोला यार 5 दिनों तक। कितने दिन? 5 दिन। आपने डॉक्टर से पूछा और कुछ? बोला नहीं, बेहतरीन हो जाओगे। आप चले गए। आप ठहरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट और हम ठहरे मेमन। अब आपने क्या किया? आपने बोला यार कैलकुलेशन में तो अपन माहिर लोग हैं। आपने 5 × किया 3। आपको पता लगा कि ये हो गया 15, यानी टोटल टेबलेट्स आपने कितनी खानी है? 15। कितने दिनों में? 5 दिनों में। आपने एक साथ खा ली। आपने बोला मुझे सही होना है एकदम, अभी के अभी। अब जैसे ही आपने 15 टेबलेट्स खा ली, जो पेशेंट के जो घर वाले थे वो इसके यहाँ पे पहुंचे और धरना स्टार्ट कर दिया, इसको मारना स्टार्ट कर दिया। ये क्या बोल रहा है? भैया मैंने अपनी सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दी थी, मैंने अपनी सिर्फ कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन को एज इट इज आपने क्या करना था? एक्सेप्ट करना था। आपने ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया तो आप मुझ पर केस, आप मुझे मार। क्या सुन लो? गॉट मी पॉइंट? बातें समझ आ रही हैं? लिखें अपने पास। तो सर कंडीशंस कौन लगा सकता है? ऑफरर लगा सकता है, लेकिन ऑफरी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। अगर उसने कोई कंडीशन लगाई तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। ठीक है। क्रॉस ऑफर वैलिड होती है और वो कम्युनिकेट भी होती है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का फैसला उस वक्त नहीं होता अनटिल एंड अनलेस के दोनों में से कोई एक पार्टी कम्युनिकेशन ना कर दे, ईदर एक्सेप्टेंस का और रिजेक्शन का। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास 5वीं चीज है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट। अब सर इस ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट का मतलब है, आपको याद है हमने डेफिनेशन के अंदर एक लाइन रीड की थी। कौन सी? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। याद है? हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि अगर आप डेफिनेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो एक हिस्से में तो हम आपको बता रहे होते हैं कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में हम आपको वजह बता रहे होते हैं कि मैं आपको ऑफर क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं आपकी क्या हासिल कर सकूं?
रजामंदी हासिल कर सकूं। तो सर एक्चुअली ये उस पार्ट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट। अब ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है कि मैं आपको ऑफर क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे आपकी रजामंदी पता लग जाए कि जो ऑफर मैं कर रहा हूं आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं भी है। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट। ऑब्जेक्ट मींस आपका मकसद और कंसेंट मींस आपकी रजामंदी, आपकी एक्सेप्टेंस। ठीक है, लिख लें अपने पास। समझ आ गई? पूछना है कुछ? ओके, इसके बाद फिर आप अपने पास लिखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। जी, अब कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने अपने पास हर चीज लिखनी है। आपके पास रजिस्टर में हर चीज लिखी हुई हो। और ये जितने लोग ये आखिरी सफ़ों पे काम कर रहे हैं ना, काइंडली यार तरीके का एक रजिस्टर लें, उस पे बेहतरीन सा अपना नाम लिखें, फिर लिखें कैफ 4 और नीचे लिख दें पास्ट, स्टेटस पास्ट। हो गया। मुझे याद है व्हेन आई स्टार्टेड माय टीचिंग कैरियर, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप छोटे थे बहुत, आज से कोई 10-11 साल पहले की बात है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार पढ़ा लोगे? मैंने कहा आप ये बताएं क्लास कहाँ बैठी है। कॉन्फिडेंट थे ना पहले से। फिर उन्होंने मुझसे कहा यार बच्चे पास हो जाएंगे। मैंने कहा जिस दिन मैं गया ना बच्चा उसी वक्त पास है। तो आप अपने पास लिख लें पास्ट और बाद में आप लिख दीजिएगा हैंड्स प्रूफ। ओके, क्या लिखना है हमें? तो अगर ये ना हो तो ये कोर्सेबल है? लानती आदमी, रोजे में तो अच्छी बात करो। ये तुम अपने दिमाग की वजह से फेल हो रहे हो। ऐसी सोच आई क्यों? तो इसका मतलब रिजल्ट नहीं आया ना अभी। कॉन्फिडेंस, ओके चलो मैं लिखो अपना रोल नंबर लिखो 141695। नाम वाम बताओ अपना। सोहेब अख्तर, ठीक है। अभी चेक करवा लेंगे सबसे पहले तो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद सर हमने आपसे कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन हम किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन का मतलब क्या? हमारी जो नीयत जो हो, जो हमारा इरादा जो हो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने का हो। अक्सर व बेशतर बहुत सारे लोग आपसे जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली आपसे मजाक कर रहे होते हैं, वो आपको ऑफर नहीं कर रहे होते हैं। तो कानून कहता है कि जब आप किसी को ऑफर करेंगे तो आपका मकसद उसके साथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। आपकी नीयत क्या होगी कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर तो बोलता है रोजा है और ये है, तो नहीं बोलना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ बाद में मुझे बोल देता, मैं करवा देता बंद। यार भाई बंद कर दो। अब आजकल तो रोजे हैं फिर क्यों इतनी ठंड लगती है? सर्दी लगती, ऊपर कर दो भाई। तुझे नहीं आई? सही है, ठीक है, ओके। अब समझो यार, सर कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन का मतलब क्या है कि हम जब भी कभी आपको ऑफर कर रहे होंगे तो उस ऑफर के पीछे सर हमारा मकसद या हमारा रीजन क्या होगा कि हम आपके साथ क्या करना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। ठीक है,
अब बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, आपसे कोई बंदा ये कहे कि यार मेरे पास एक पेन है और वो पेन ऐसा है कि तू पास हो ही जाएगा उस पेन के जरिए। हम बोलो भाई ऐसा कौन सा पेन है? बोला टेंशन नहीं ले, खाली पेन को खरीदने की टेंशन ले, है महंगा, इसके अलावा तो फिर सीए ACCA जो करना है कर सुकून से। आपने कहा पेन क्या है? इसने कहा यार तुझे याद है एक बचपन में एक ड्रामा आता था शाका का बूम बूम, उस बंदे के पास जो पेन था ना वो पेन हाथ से लग गया अपने, वो तुझे बेच रहा हूं, खरीदेगा? आपने कहा ला दे भाई, ये वाला पेन तो खरीदेंगे हम। अब जब आप पैसे वैसे जमा करके लेकर आ गए हमारे पास, हमने आपसे कहा कि यार वो मजाक कर रहे थे, तुझमें इतनी अकल नहीं है। इसका मतलब कि सर क्या जब भी कभी हम आपको ऑफर कर रहे हो तो हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हमारी इंटेंशन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की होनी चाहिए, हमारी इंटेंशन आपके साथ मजाक करने की ना हो। Yes or no? हम ये सोच के आपको ऑफर ना कर रहे हो कि यार हम मजाक कर रहे हो या हम आपको जो है आपके साथ खेल लेंगे, इस तरह की हमारे बीच में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करना चाहते हैं। गॉट में पॉइंट? लिख लें अपने पास। हाँ नहीं, यहां पर मैंने कहा कि इंटेंशन आपकी तफरीहतन नहीं होनी चाहिए। मतलब अक्सर व बेशतर लोग ऐसी ऑफर करते हैं जो कि होती ही नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं होती, जिसमें हमारी इंटेंशन ये होती है कि यार सामने वाले के साथ खेल लेते हैं। अक्सर व बेशतर दोस्त यार करते हैं ना, किसी के साथ 10 दोस्त बैठते हैं, एक दोस्त को कुछ बेच देते हैं और वो चीज होती ही नहीं है। फिर वो जब बोलता है हाँ मुझे चाहिए, तो वो चीज ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं थी, टाइम जाया करने की थी उस वक्त, कि हम कैसे टाइम जाया करें। तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? अभी बहुत फर्क है, अभी उसमें नहीं जाओगे, अभी सिर्फ ऑफर को ही समझोगे बस, और कुछ नहीं। अभी तो बहुत टाइम है। ऑफर, फिर ऑफर खत्म होगा तो एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्टेंस खत्म होगा तो कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद ये वो क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ेगी? तो को पढ़नी होगी तो वो पढ़ा दूंगा। हाँ, असल महारत उसी में अपनी। एनीवेज, ये बात समझ आती है कि सर हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने की होनी चाहिए, तफरी करने की, मजाक करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप अपने पास लिखेंगे नंबर 7 पे डेफिनेट एंड सर्टेन। डेफिनेट एंड सर्टेन, डेफिनेट एंड सर्टेन। ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट का मतलब होता है कि सर हम आपको ऑफर कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद यह है कि हम आपकी एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं उस काम को करने की या उस काम से रुकने की। ओके जी, तो देन वी हैव सर सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स भी इसे हम कहते हैं, इसे हम डेफिनेट एंड सर्टेन भी कहते हैं। सर्टेनिटी ऑफ टर्म, सर्टेन का मतलब क्या है? सर्टेन मीन्स स्पेसिफिक, सर्टेन मीन्स एब्सोल्यूट, सर्टेन मीन्स यकीनी, सर्टेन मीन्स विदाउट एनी डाउट। ऐसा ही है सर सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कि जब भी कभी हम आपको ऑफर कर रहे हो तो हमारी ऑफर की टर्म्स क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का कोई डाउट, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कि हमारी टर्म्स क्या होंगी? क्रिस्टल क्लियर, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बगैर किसी कंफ्यूजन के, बगैर किसी डाउट के हमारी ऑफर्स होंगी। ठीक है, अब जैसे कि सर अज्यूम करें कि मैं आपसे ये कहूं कि यार मेरे पास 2 किस्म की बाइक्स हैं, एक 125 सीसी है, एक 200 सीसी है। ठीक है,
कौन कौन सी बाइक है मेरे पास? एक 125, दूसरी 200 सीसी। अब फर्ज करें इसकी कीमत है 200 के 2 लाख रुपए और इसकी कीमत है कोई 300 के। मैंने आपसे ये कहा कि मैं अपनी बाइक आपको बेचना चाहता हूं। आपने कहा कितने की? मैंने कहा 2,20,000 की। कितने की बेचना चाहता हूं? आप क्या समझ रहे हैं कौन सी बाइक बेच रहा हूं? 200 सीसी, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं। और मैं क्या समझ रहा हूं, मैं कौन सी बेच रहा हूं? 125। क्यों? क्योंकि अगर दोस्त को चूना लगाए नहीं तो फायदा क्या जिंदगी का? ऐसा ही है ना। तो मैं कौन सी बेच रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो? अब आए घर पर, मैंने कहा पैसे वैसे लेके पहुंच जाना, भाई दे देगा, कोई टेंशन नहीं। अब आ गए, अब आए और आपने बोला यार बाइक, मैंने कहा ये ले चाबी। आपने कहा यार ये वाली नहीं, ये वाली ना चाबी, गलती से गलत चाबी दे दी। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक दी है मैंने चाबी, यही वाली बेच रहा हूं तुझे। सर क्या मेरे और दोस्त के बीच में टर्म्स क्लियर थी या नहीं थी? कंफ्यूजन क्रिएट हुई या नहीं हुई? क्यों हुई? क्योंकि सर टर्म सर्टेन नहीं थी। हमने प्रॉपरली एब्सोल्यूट टर्म्स एक दूसरे को नहीं बताई थी। अगर मैं ये पहले से बता देता कि मैं आपको 125 सीसी बेच रहा हूं, फर्ज कर लें होंडा की, जो कि इतनी माइलेज चली हुई है, और मैं आपको ये इतने की बेचूंगा, अब ऑफर क्या हो जाती? क्रिस्टल क्लियर हो जाती। अब किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होने का सवाल पैदा नहीं हो रहा था। बात आती है समझ में? लेकिन अपने पास योर कम्युनिकेशन तो सिमिलर नहीं हो गया? रेज योर हैंड। नहीं, रेज योर हैंड। सवाल पूछो। सर सवाल नहीं। तुझे लगता है अपन पे गलती नहीं है? ओके, ये बात समझ आ गई है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल समझ लें। एक और एग्जांपल फर्ज करें आप एक शॉप पर जाते हैं और आप शॉप वाले से कहते हैं कि यार भैया चावल दे दें। तो अब आपने क्या अपनी बात क्लियर की हुई है? नहीं की? नहीं की। कितने सारे सवालात हो सकते हैं, कौन से चावल, कितने चावल, कैसे, हाँ या ना। अब आपसे ना शॉपकीपर सवालात पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कौन से चावल, आप कह रहे बासमती चावल। वो आपसे पूछ रहा है 400 वाले चावल या 300 वाले चावल बासमती में। आपने कहा 400 वाले चावल। उसने कहा कितने चावल? आपने कहा 5 किलो चावल। कह रहा है 1-1 किलो वाली 5 थैलियां या एक साथ? तो आप कह रहे नहीं एक साथ 5 किलो। फिर वो आपसे कह रहा है हाथ में दूं या शॉपर में? तो आपने कहा भैया शॉपर में। इसका मतलब कि सर ये इतने सारे सवालात क्रिएट हुए क्यों? इतने सारे सवालात क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि सर ये सवालात इसलिए क्रिएट हुए क्योंकि सर आपने पहले से हमें ये सारी बातें क्लियर नहीं की थी। अगर आप अपनी टर्म्स क्लियर कर देते और पहले से बता देते यार 400 रुपए वाले 5 किलो चावल बासमती पैक करके दे दे, कहानी क्या थी? क्लियर थी ना। इसका मतलब कि सर कहानी कब अनक्लियर होती है? जब आप सामने वाले बंदे को आधी अधूरी बात बताते हैं। तो ऑफर हमसे क्या कहता है? लॉ हमसे क्या कहता है कि ऑफर हमेशा क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बगैर किसी कंफ्यूजन या बगैर किसी डाउट के होनी चाहिए। ठीक है, पूछो। हाँ जी, वो पूछ रहा था कि ये कम्युनिकेशन और ये तो सिमिलर नहीं होगा कि कम्युनिकेशन में आपने कहा था कि आपको ऑफर अपनी क्लियरली कन्वे करनी है। और ये मैंने ये कहा था कि कम्युनिकेशन के अंदर कि जिस बंदे को कम्युनिकेट होनी चाहिए उसको कम्युनिकेट करनी है। अब मैं बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन होनी तो चाहिए लेकिन सर्टेन होनी चाहिए, डाउट नहीं होने चाहिए उस कम्युनिकेशन के अंदर।
कंसाइज्ड होनी चाहिए लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए वो। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आती है? फिर अपने पास आप लिखेंगे नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन ऑफर का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लिख लें 8th हेडिंग में लिख लें नेगेटिव कंडीशन। 8th हेडिंग लिखें नेगेटिव कंडीशन। क्लास का शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको अभी मिस इकरा बता देंगे इंशाल्लाह। ओके, सुने, नेगेटिव कंडीशन का या नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये कहते हैं कि अक्सर व बेशतर जब एक्सेप्टेंस ना हुई हो और हम उस चीज को भी एक्सेप्टेंस मान लें या समझ लें, उसे हम कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंडीशन। कैसे? फर्ज करें मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मेरे पास कुछ स्टेशनरी है जो कि बेचने के लिए आई है, क्या वो स्टेशनरी आप खरीदेंगे? आपने कहा आपको बता दूंगा। मैंने कहा यार आपके पास 3 दिन है मुझे जवाब देने के लिए। अगर आपने 3 दिनों के अंदर मुझे जवाब दे दिया, जवाब देने का मतलब क्या होगा कि या तो आप हाँ कहेंगे या ना तो आप कहेंगे नहीं। अगर आप कोई जवाब नहीं देते इसका मतलब मैं क्या समझ लूंगे? ना है। ऐसा ही होता है। हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि सर आप मुझे 3 दिन के अंदर जवाब कब देंगे? जब आपके लिए हाँ होगा। लेकिन आप जवाब कब नहीं देंगे? जब आपके लिए हाँ होगा ही नहीं, ना होगा, आप नहीं खरीदना चाहते होंगे तो आप मुझे कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन नेगेटिव कंडीशन इसे कहते हैं कि मैं आपसे कहूं कि अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे तो मैं हाँ समझ लूंगा। यस और नो? नहीं समझे? समझाता हूं। मैंने आपसे कहा मैं आपको ये मार्कर बेच रहा हूं 100 रुपए के अंदर। आपके पास कितने दिन है? 3 दिन एक्सेप्ट करने के लिए। फिर मैंने साथ में आपको यह भी कहा कि अगर आप 3 दिनों के अंदर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं क्या समझ लूंगा कि आपको कबूल है। आपको आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ना देने के बावजूद भी, एक्सेप्टेंस ना देने के बावजूद भी आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो लॉ कहता है कि ऐसी कंडीशंस नेगेटिव कंडीशंस होती हैं और ऐसी ऑफर वैलिड नहीं होती। ऐसी ऑफर वैलिड नहीं होती। फर्ज करें आपने किसी के यहां पे रिश्ता भेज दिया है, ठीक है, और आप उनको बोल दें कि यार आपके पास है 5 दिन, 5 दिनों के अंदर अगर आपको समझ आता है तो आप एक्सेप्टेंस भेज देना, वरना अगर आपने कुछ नहीं भेजा 5 दिन में तो 6ठे दिन हम आ जाएंगे आपके घर पे मुंह मीठा करवाने। तो सामने वाला बंदा बोलेगा यार कैसे लोग हैं? तो कानून कहता है कि नेगेटिव कंडीशन वाली ऑफर कभी भी हो ही नहीं सकती, ये वैलिड ऑफर नहीं है। लिख लें नेगेटिव कंडीशन पे कि नेगेटिव कंडीशन इज नॉट पार्ट ऑफ वैलिड ऑफर। फिर भी नहीं, नहीं ना। ये मतलब एक्चुअली वो है कि जहां पर हमने सामने वाले बंदे को बाउंड किया हुआ है। कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने जिसपे आपने साइन वाइन किया, जिसपे आपने एग्री किया कि हाँ अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे इसका मतलब आप हाँ समझ लेना, तो नहीं करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? नहीं। अगर फर्ज करें कि आप ये मार्कर नहीं खरीदना चाहते तो आपको ना करने के लिए मुझे मैसेज करना पड़ेगा और हाँ करने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ करने का मतलब हाँ हो गई। हाँ मैं भी समझ गया, मैं भी समझ गया आपकी बात। सीरियसली मैं आपकी बात समझ गया कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह की कोई टर्म्स पहले से लिखी हुई हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसा करेंगे, हाँ अगर हमारे बीच में ये डिसाइडेड है, हमने इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है, हमने इस बात को एग्री किया हुआ है, तो फिर वही होगा जो हमने एग्री किया है। सवाल समझ रहे हैं? अगर हमारे बीच में ये डिसाइडेड है कि हम अगर जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब हाँ होगा, अगर हमने ऐसा बोल दिया है तो फिर जवाब नहीं देने का मतलब हाँ होगा। लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं वो ऐसा नहीं करते।
बात समझ आ गई? पक्की बात। अपने रजिस्टर को देखें जल्दी से, और जितनी बातें आज की वो सारी बातें एक नज़र देख के आ जाए, ताकि अगर हमें कोई सवाल पूछना है तो हम पूछ सकें। जानी जल्दी रीड करो यार, रजिस्टर माहौल खराब हो जाएगा आपके लिए, बेकार हो जाएगी क्लास। समझ आ गया? पहली क्लास थी तुम्हारी? जी सर। हाँ यार, क्लास है ना, नोट देयर कर लोगे ना? एक्सेलेंट। यार तुझ में है बेटा कोई चीज़ है जो तुझे तंग करती है। नहीं करना, 3 बजे तक काम मुझे तुम मुझसे मिल के जाना। 2-5 मिनट तुम मुझसे मिलो। रजिस्टर अभी बनेगा फिर। कब बनेगा? टाइम निकल जाएगा, क्लासेस बहुत आगे चली जाएंगी। इसके अलावा अपने फर्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट है ना, 5 से लगता है। रजिस्टर का है सर वो आज पेज वही हो गया, गलत है ना यार, नुकसान में आ जाएगा। राइटिंग सर वो मैं पैर कर करोगे कब? टाइम नहीं मिलेगा इतना, सीए में टाइम नहीं मिलता कि सर मैं फेयर भी करूंगा अभी इसके बाद, इतना टाइम आपको नहीं देता सीए। मतलब जो टाइम है आप क्लास में इसको तरीके से करें, उसके बाद कैसे समरी बनानी है उन तमाम चैप्टर्स की, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्लास के वक्त में प्रॉपर काम कर लें एक बार, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला ही नहीं कहीं जाने को। फर्क है बहुत। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में क्या कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में कोई फर्क है? कोई बताना चाहता है आप में से ही? हाँ बताओ भाई। सर काउंटर ऑफर में क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात ये कि ऑफर दोनों पार्टीज की नॉन होती है, और एक ऑफर जब पता चल जाती है तो उसकी काउंटर ऑफर की जाती है। हाँ, ऑफर के ऊपर दूसरी ऑफर की जाती है, ठीक है ना? मतलब आपकी प्रीवियस या प्रायर ऑफर के ऊपर हम ऑफर कर रहे होते हैं। यहां पर तो एक दूसरे की हमें ऑफर के बारे में पता ही नहीं होता, और हम दोनों साथ में एक ऑफर दे रहे होते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली एक किस्म का कोइंसिडेंस होता है जो कि सेम ऑफर होती है, ठीक है? बातें डन हो गई। कोई सवाल पूछना है? देखें जल्दी से। कोई नहीं तो बोलो तो नहीं। नोट्स चाहिए किसी को? ओके, रीड करते हैं, नोट्स निकालें अपने। चलो चलो शाबाश, जल्दी नोट्स। हेलो, ओके जी। तो लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या रीड कर रहे हैं? सर इसको एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर भी कहते हैं, इसको लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर भी कहते हैं। अपने रजिस्टर में जाएं और एक और वर्ड जाके लिख कर आए, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर को लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर भी कहा जाता है। ठीक है? नंबर 2 persons. For a valid offer there need to be a, बोलो ना, 2 persons. A person cannot make a offer to, कोई भी बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। आपके लिए कोई भी नई बात नहीं आ रही यहां पर, सारी बातें वो है सर जो हमें आपने स्टार्ट में ही बता दी थी डेफिनेशन पढ़ते वक्त। A person making the proposal is called an offerer and the person to whom offer is made is called an ऑफरी। सर इसको क्या प्रोमिसर प्रोमिसी भी कह सकता हूं, इसको प्रोपोजर प्रोपोजी भी कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। डन हो गया। समद ऑफर टू सेल हिज सिविक 2020 मॉडल टू हबीब फॉर रुपीस 32 लाख रुपए। इट इज अ वैलिड ऑफर, समद इज ऑफरर एंड हबीब इज, हाँ सिंपल सी बात। सर्टेन एंड डेफिनेट,
बता सकते हो सर्टेन एंड डेफिनेट क्या है? ऑफर क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल होनी चाहिए। यस, आ जाओ। A valid offer is one which a certain and definite. Thus, no contract can come into existence as offer is uncertain. सर अगर ऑफर अनसर्टेन होगी तो वो ऑफर वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है? सर्टेन होना। वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है? सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स का होना। सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान। डेफिनेशन एग्जाम्पल ना रीड करने का एक तरीका यहां पे देख लें। ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक? यहां देखो क्या लिखा हुआ है? सलमान हॉर्स फ्रॉम इरफान, ऐसा ही है। अच्छा, आगे क्या हुआ? एंड प्रॉमिस टू बाई अनदर, और सलमान ने वादा किया कि मैं तुमसे सेकंड हॉर्स भी क्या करूंगा? खरीदूंगा। ओके, कब? इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी, अगर पहले वाला मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुआ तो मैं दूसरे वाला लूंगा। तो अब मैं क्या समझूं? दूसरे वाला तुम्हारे नाम पे रिजर्व करूं या ना करूं? अब कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ना। सर ये कंफ्यूजन क्रिएट किस वजह से हुई? क्योंकि टर्म्स प्रॉपर डिसाइड नहीं थी। या तो आप कह देते कि भैया दूसरा मैं खरीदूंगा कुछ भी हो जाए, या आप कह देते कि मैं दूसरा तुमसे नहीं खरीदूंगा। ये क्या बात हो गई कि अगर लकी साबित हुआ? हो सकता है अगर तुम ही अनलकी हो और हॉर्स तो लकी हो, फिर क्या करेंगे? गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह की ऑफर्स नहीं होती, वैलिड ऑफर्स नहीं होती। ठीक है। सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर if the first one proves lucky. Salman refused to buy the second horse. सलमान ने बाद में क्या कर दिया? मना कर दिया। हमने उसके लिए क्या किया हुआ था? रिजर्व किया हुआ था। पहली बात तो हमें करना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, हमें उस बंदे के लिए ये हॉर्स रिजर्व करना नहीं चाहिए था। अब सलमान भाई ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैं तुमसे सेकंड हॉर्स नहीं खरीदूंगा। इरफान कुड नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट। इरफान एग्रीमेंट को इन्फोर्स कोर्ट में नहीं कर सकता। इट बीइंग्स वेग। वेग मींस uncertain, unclear. Got my point? Then we have contractual intention. An offer must be made with an intention to create a contract that is legal relationship. Yes or no? Yes. Adil invites Babar to dinner. लीगल रिलेशनशिप है या नहीं? सर एक बंदा इनवाइट कर रहा है, एक की ऑब्लिगेशन है, दूसरे की कोई ऑब्लिगेशन होगी ही नहीं। आगे पढ़ लेते हैं। हमेशा अपना डिसीजन, अपनी जजमेंट बाद में देंगे, पहले पूरी बात पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम पास्ट पेपर्स भी पढ़ेंगे तो पहले आप पूरी बात पढ़ेंगे, फिर अपना जजमेंट देंगे, लेकिन उससे पहले दिमाग अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है। अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो देयर इज नो वैलिड ऑफर। ऐसा ही है। इसके बाद 3 friends agreed to enter a newspaper competition and share any winning। जो भी कुछ हम जीतेंगे उसको हम क्या कर लेंगे? आपस में शेयर कर लेंगे। It was held that they intend to create legal relationship, so there was a contract. Yes or no? सर इन्होंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने कहा कि अगर हम जितना भी जीतेंगे वो सब हम क्या कर लेंगे? वो सब हम डिवाइड कर लेंगे। फर्ज करो कोई गेमिंग वो है, उसमें ये सब के सब मेहनत कर रहे हैं, जो इनको पैसा मिलेगा, जो उनको चीजें मिलेंगी, वो ये क्या कर लेंगे? डिवाइड करेंगे। सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। देन कम्युनिकेशन, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी। ऑफर हमेशा किसको कम्युनिकेट की जाती है? ऑफरी को कम्युनिकेट की जाती है। ठीक है। द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। किसकी नॉलेज में आ जाना चाहिए? जिसके लिए ये ऑफर की गई है या जिसको ये ऑफर हमने दी होगी। इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, मतलब कोई लेटर वगैरह के थ्रू हमने कोई ऑफर की है, its communication will complete when the letter reaches the। जब लेटर किसके पास पहुंच जाएगा? ऑफरी के पास पहुंच जाएगा, तब वो ऑफर कंप्लीट होगी। एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। ऑफर क्या हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब वर्ड्स में या राइटिंग में हो सकता है, इंप्लाइड का मतलब
कंडक्ट ऑफ द पार्टी से या एक्शन ऑफ द पार्टी से हमें पता लग जाएगा, ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है? An offer must be made with a view to obtain the consent of other person to proposed act or abstinence. किसी काम के करने या किसी काम से रुकने के लिए हमने क्या किया होगा? आपको ऑफर किया होगा, और हम आपकी उस ऑफर के तहत क्या चाहते होंगे? रजामंदी चाहते होंगे। हम क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं? रजामंदी चाहते हैं, ठीक है। मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹20,000। दिस इज एन ऑफर विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू प्रपोज एक्ट ऑफ सेलिंग द मोटरसाइकिल। यस और नो? बातें समझ आ रही है? पक्की बात है? एक्सीलेंट। कंडीशनल, एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ऑफर कुछ कंडीशंस उसमें हो सकती हैं। अ कंडीशनल ऑफर लैप्सेस व्हेन कंडीशन इज एक्सेप्ट कौन नहीं करेगा? ऑफरी। जब ऑफरी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑफर क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। लैप्स मींस खत्म हो जाएगी। यस और नो? अरसलान सेल हिज फर्नीचर टू अमजद फॉर ₹2,50,000। कितने में बेचना चाहता है? 2.5 लाख रुपए में। कौन? किसको? एक्सीलेंट। कितनी पार्टीज हैं? कौन कौन? अरसलान और अमजद। कितने में बेचना चाहते हैं? सर चीज क्या है जो हम बेचना चाहते हैं? फर्नीचर। जबरदस्त। ऑन द कंडीशन दैट एडवांस पेमेंट इज मेड विद इन 3 days ऑफ द ऑफर। कि आपको क्या करनी पड़ेगी? एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। इफ अमजद डज नॉट पे विद इन 3 days ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। हमने आपको पहले से बता दिया कि भैया आप ये कंडीशन पूरी करोगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब अगर आप वही कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो एक्सेप्टेंस का सवाल नहीं होता। इसके बाद नेगेटिव कंफर्मेशन। एन ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, दैट इज if it is not accepted within a specified time then it will be presumed to have been accepted. Presumed means ऐसा माना जाएगा accept हो चुकी है। Presumed means assume करना। लिख लें अपने पास। समझ आया? फिर से रीड करता हूं। That is if it is not accepted within a specified time, अगर ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट नहीं हुआ, then it will be assumed to have been accepted। तो हम क्या assume करेंगे कि क्या हो चुका? एक्सेप्ट हो चुका है। आजम brought a barber to sell his book, adding that if he did not reply within 5 days, the offer would be considered accepted. There is no contract. Sir, no contract means there is no offer. No offer means there is no acceptance. No acceptance means there is no agreement. No agreement means there is no contract. Yes or no? बातें समझ आ गई हैं? सिंपल। कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछें। कहाँ है? Communication of a specific condition. When there are special conditions and terms in an offer, these must be specifically communicated to other party. अगर ऑफर के अंदर कोई स्पेशल कंडीशंस होंगी तो वो स्पेशल कंडीशंस हमें आपको अलग से बतानी होंगी कि ये इसकी स्पेशल कंडीशंस हैं। आपको हमारी ऑफर कंडीशन प्लस स्पेशल कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये कंडीशन तो एक्सेप्टेबल है लेकिन स्पेशल कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब आपने क्या किया? काउंटर ऑफर कर दिया। डन जी। स्पेशल कंडीशन में क्या आ सकता है? स्पेशल कंडीशन के अंदर फर्ज कर लें कि ये हो सकता है कि टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए, मोड्स ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए, डिलीवर कहां पे करेंगे, घर पे करेंगे या फिर हम आपको गुड्स डिलीवर जो है वो आपके वेयरहाउस पे करेंगे या हम पोर्ट पे रख देंगे, इंश्योरेंस क्लेम कौन पे करेगा, इंश्योरेंस, लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक हो गया? सवाल अच्छा भाई, अब जरा सुकून से बैठे 1 मिनट और कुछ बातें सुन लें। टाइम छोड़ दो, मेरा ज्यादा कीमती है। एक चीज हमें ना ये पता होना चाहिए कि हमने क्लास में बैठना कैसे है। ठीक है, कुछ बाअदब गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि मैं जब आऊँ तो मुझे भी अच्छा लगे कि यार मेरे अपने लोग बैठे, और जब आप बैठे हो तो आपको लगे यार हमारा कोई अपना आ गया है।
ठीक, वो कैसे होगा कि पहली चीज, मेरे क्लास में एंटर होने से पहले आप क्लास में मौजूद हो। पहला रूल क्या होगा, मैं 5 मिनट लेट आऊंगा शायद, वैसे तो नहीं आऊंगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि यार 5 मिनट का टाइम होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, आप पहले से बैठकर सेटल्ड होंगे, आपने उन चीज़ों को एक बार देख लिया होगा जो कि पिछली क्लासेस में हमने किया होगा। दूसरी बात, जब सर आप बोल रहे होंगे ना तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे उस वक्त, हम चुपचाप बैठेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और आपको सुनेंगे। हम ना बराबर वाले को कोनी मारेंगे, ना हम बराबर वाले की बात पे हंसेंगे, ना हम मूछें घुमाएंगे, ना हम कुछ करेंगे। ठीक है सर, और हमें क्या नहीं करना, क्लास में बैठकर आप कभी भी अपनी रिस्ट वॉच को नहीं देखेंगे। सामने जो वॉल क्लॉक होगी, डिजिटल वॉल क्लॉक जो लगी हुई है, उसको भी आप नहीं देखेंगे। आप क्लास में बैठ के भरपूर जमाइयां नहीं लेंगे। इन सारी चीजों से आप पता क्या शो कर रहे होते हैं, यार थक गए, जाओ ना। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं आप ऐसा अगर नहीं बोल पा रहे तो ऐसा शो भी नहीं करो। बुरा लग रहा है ना यार, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मैं ऐसा देखूं यार ये सारे जमाइयां ले रहे हैं, भाई तो भरपूर फुल, ऐसा लग रहा है मतलब जमाई में भाई रहते हैं। तो मतलब थोड़ा सा ना आपको ख्याल करना पड़ेगा ना, जब हम ख्याल करेंगे ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। हमें क्लास में आना मुझे अच्छा लगेगा, आपको क्लास में बैठना अच्छा लगेगा। ठीक है, एक और चीज, ये बहुत सारे लोग ये पाँव पे पाँव रख के ऐसे बैठे होते हैं जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आया हूं और ये बॉस हैं मेरे। बुरी बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होगी। और कुछ लोग जो यूं बैठते हैं ना, ये सीट पे यूं, ये यूं बिल्कुल पीछे हो गया यार, कम ऑन, ऐसा लगे कोई जेंटलमैन बैठे, यूं बैठे बिल्कुल तरीके से, पाँव यहाँ जा रहे होंगे यूं, भाई पाँव हो सही होने चाहिए आपके, ताकि लगे यार आप आए पढ़ाने, ये पढ़ने आए, फोकस्ड हैं ये लोग। सीए निकालना है ना, स्टेटस पास को हैंस प्रूफ लिखना है ना, आसान हल। मैंने आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए क्लास में बैठने के, अगर आपने इन पे काम किया, बाकी काम मैं करूंगा, कुछ काम आपको मैं बताता जाऊंगा बस, और कुछ नहीं करना आपने। आपकी 70% मेहनत मैं करूंगा, 30% मेहनत आपको कहूंगा करने का, क्योंकि आपके बिहाफ पे लिख मैं नहीं सकता। सारे सवालों को लिखोगे आप, गाइड मैं करूंगा, बताऊंगा मैं, पीछे मैं लगा रहूंगा, बाकी करना सब आपने है। तो आप ये समझे 70% मैं मेहनत कर दूंगा। अगर 30% भी आपने ना की तो फिर आप समझ लें कि आपने गलत चीज की प्लानिंग कर ली है, आप गलत फील्ड में आ गए फिर। ठीक है, एग्रीड? एग्रीड? एक्सीलेंट, ओके, समझ आ गया सब कुछ? कोई सवाल नहीं पूछना? से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, से अगेन, स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।